शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। देश में इतना घिनौना इंसिडेंट हुआ है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाता है। करोड़ों भाई राखी बंधवाएंगे अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे? इस तुच्छ समाज से। लेकिन सवाल ये उठता है, आज़ादी के 78 साल बाद भी जब एक डॉक्टर के साथ ऐसा घिनौनी हरकत हो सकता है, तो आम लड़कियों का क्या ही होता होगा। जिस देश में हम लड़कियों को लक्ष्मी का दर्जा देते हैं, उसी देश में हर साल 31,000 से ऊपर बलात्कार होता है। हर रोज ऑन एवरेज 86 केस रजिस्टर्ड होता है। ये तो वो केस है जो रजिस्टर्ड है, न जाने कितने केस तो रजिस्टर्ड किसी के डर से या फिर समाज में इज्जत बचाने के लिए रजिस्टर्ड ही नहीं होता। ऐसे ही एक घटना कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुआ, जिसने पूरे देश को हिला डाला। इस इंसिडेंट में क्या हुआ और कौन जिम्मेदार है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इन्वेस्टिगेशन वीडियो में। 8 अगस्त रात के 11 बजे एक 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी अपने 36 घंटे की शिफ्ट में थी। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी बेसिकली मेडिकल डॉक्टर होते हैं जो मास्टर कर रहे होते हैं, और इन लोगों के लिए 24, 36, 72 घंटे की शिफ्ट भी बहुत आम बात होती है। रात में उसने अपने पेरेंट्स से बात किया और फोन पर गुड नाइट बोल दिया। इसके बाद वो मेडिकल राउंड करने लगी। हॉस्पिटल में ही उसके लिए एक आम बात थी। रात के 2 बजे ब्रेक लिया अपने मेडिकल राउंड से और 4 कलीग के साथ डिनर करने बैठी। कॉलेज के सेमिनार हॉल में उन्होंने खाना ऑर्डर किया और फिर वो टीवी पर ओलंपिक देखने लगे, जहां वो नीरज चोपड़ा को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जैसे ही नीरज चोपड़ा का मैच खत्म होता है, बाकी सब सेमिनार छोड़कर चले जाते हैं, पर थकावट की वजह से ये लड़की वहीं सो जाती है, क्योंकि उसका 36 घंटे का शिफ्ट था। अब रात 3 बजे एक इंटर्न जरूर जगाता है रिपोर्ट दिखाने के लिए, पर इस रिपोर्ट को देखने के बाद वो वापस सो जाती है, और ये आखिरी बार था जब उनको जिंदा देखा गया। अगले दिन 7:30 बजे सुबह 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी की बॉडी मिलती है। उसी हॉल में करीब 10 इंजरी मार्क्स के साथ उनकी बॉडी सेमी नेकेड होती है। उनकी आंखों और प्राइवेट पार्ट से खून भी आ रहा होता है। सुबह 10:53 पर हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट उस लड़की के पेरेंट्स को कॉल करते हैं और बोलते हैं, तुम जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ क्योंकि आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। करीब 22 मिनट बाद सेम व्यक्ति उन पेरेंट्स को दोबारा फोन करता है और बोलता है, आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया है। तो लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड दिया, आप लोग जल्दी आइए। विक्टिम के एक फैमिली मेंबर ने बताया कि हॉस्पिटल वालों ने 3 घंटे वेट कराया बॉडी देखने के लिए। हाँ, हमको 3 घंटा खड़े रखा, और जब परमिशन मिला भी तो सिर्फ पिताजी को कहा गया, आप बस अंदर जाकर सिर्फ एक फोटो लेकर बाहर आ जाना। जब पिताजी ने अपनी बेटी की कंडीशन देखी तो वो बिल्कुल टूट गए थे। उन्होंने कहा, मेरी बेटी का बलात्कार और मर्डर हुआ है तो चली गई, हम उसको वापस नहीं ला सकते, पर कम से कम हमें जस्टिस मिलना चाहिए। इंसिडेंट के सामने आने के बाद कोलकाता की पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल और स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी निगम हॉस्पिटल पर पहुंचते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, और ये भी पता चलता है कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने विक्टिम की फैमिली से बात कर लिया है और उनको जस्टिस का वादा भी किया है। अब पूरे देश में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था। सुबह के 10:30 बजे फोरेंसिक डिपार्टमेंट एक्सपर्ट पहुंचती है और केस रजिस्टर्ड किया जाता है। केस होता है अननेचुरल डेथ का, पर फैमिली के पुलिस कंप्लेन के बाद इस केस को बदल दिया जाता है और केस हो जाता है रेप एंड मर्डर केस का। फिर पुलिस की टीम हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे को चेक करने लगती है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। उस रात 5 लोग नाइट ड्यूटी पर होते हैं। सभी को सेपरेट किया जाता है और एक एक करके इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। क्योंकि उन 5 लोगों की स्टेटमेंट एक जैसे होते हैं, इस वजह से वो लोग पुलिस के नजरों से बाहर हो जाते हैं। पर री एग्जामिनेशन के दौरान एक बंदे पर फोकस करते हैं जो 3rd फ्लोर सेमिनार में 4 बजे घूम रहा था, और उसके कंधे पर सीसीटीवी कैमरे पर देखने पर ब्लूटूथ होता है। हॉस्पिटल आउटपोस्ट का एक पुलिस ऑफिसर इस बंदे को आइडेंटिफाई करता है। इसका नाम है संजय रॉय।
10 अगस्त को एक टीम भेजी जाती है इस बंदे को पकड़ने के लिए। संजय से पुलिस पूछती है तुम्हारा ब्लूटूथ कहाँ है, जो सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है। संजय कहता है वो गुम हो गया। जब पुलिस ब्लूटूथ को ऑन करती है उस फोन का ब्लूटूथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद संजय को सस्पेक्ट नंबर 1 मान लिया जाता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। दुर्घटना की रात जब संजय हॉस्पिटल में था उसने दारू पी रखी थी। कोलकाता पुलिस ने कहा है संजय ने कन्फेशन कर लिया है, पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान संजय के बॉडी पर कई इंजरी देखे और विक्टिम के नाखून से जो स्किन के सैंपल मिले वो भी संजय की डीएनए से मैच करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक ऑफिशियली फोरेंसिक रिपोर्ट अभी तक रिलीज नहीं हुई है। के पकड़े जाने के बाद भी कई लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि उनका कहना है कि संजय ये अकेला काम नहीं कर सकता, क्योंकि ऑटोप्सी रिपोर्ट में शॉकिंग डिटेल थे। ये करतूत अकेले आदमी की नहीं हो सकती। डॉक्टर सुब्रना गोस्वामी ने रिपोर्ट देखा तो उन्होंने कहा कि लड़की के साथ कई बार पेनिट्रेशन किया गया है। इसका मतलब साफ है कि ये कोई एक आदमी का काम नहीं हो सकता। और कुछ डिटेल जो इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही है, जैसे कि वजाइना में 150 ग्राम सीमेन पाया गया है, वो बिल्कुल गलत है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फैक्ट चेक पब्लिश किया है, आप इधर देख सकते हैं। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुआ। जिस देश में जहां नारी के सम्मान के लिए महाभारत और लंका दहन हो जाता था, आज उसी देश में पता नहीं किसने हमें मोमबत्ती पकड़ा दिया। हम कुछ दिनों तक मोमबत्ती और पोस्टर जला लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है? फिर से एक नया केस आता है जिसमें हम फिर से मोमबत्ती पकड़ते हैं, पोस्टर जलाते हैं। आज देश भर में जो डॉक्टरों का गुस्सा है वो इस सिस्टम के निकम्मेपन के खिलाफ है। आज देश में हर सिटीजन का ये फर्ज बनता है कि वो डॉक्टर के इस गुस्से को समझे। अगर आप प्रॉब्लम को थोड़ा और करीब से देखोगे, ये सिर्फ हॉस्पिटल का ही नहीं, ये देश की हर एक ऑफिस का यही हाल है। कितनी सारी लड़कियां ऐसी बेचारी हैं जो सिर्फ नौकरी बचाने के लिए हर दिन ऐसा टॉर्चर को सहती रहती है। हमें जरूरत है तो सोसाइटी को बदलने की, हमें जरूरत है तो पुलिस के काम करने के तरीके को बदलने की, हमें जरूरत है तो अदालत के रवैये के बदलने की, हमें जरूरत है तो अपने बच्चे को इक्वलिटी के बारे में सिखाने की। इस राखी हम अपनी बहनों से एक वादा कर सकते हैं, जितने सम्मान इज्जत हम अपनी बहनों को देते हैं उतने ही सम्मान इज्जत दूसरे की बहनों को भी दें, तभी ये समाज बदल सकता है। जय हिंद।